हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लॉज बाय क्लॉज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज अ मस्ट वॉच फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग सिविल लॉ और अभी वो सीपीसी पढ़ रहे हैं फॉर जुडिशरी फॉर एनी अदर पर्पस। सो ये जो सारा सूट, जो सारी सीपीसी, ये जो खेल इसका शुरू होता है, ये सब शुरू होता है एक प्लेंट से। और आज हमारा वीडियो भी इसी के ऊपर है। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ प्लेंट, बट देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज अ प्लेंट। प्लेंट को सिंपल अगर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इट इज जस्ट said to be an accusation or a charge. But coming to civil procedure or CPC, it is defined as a statement in writing of the cause of action in a suit. यानी कि एक लिखित में स्टेटमेंट है ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एक सूट की। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो वो एक ऐसा बंडल ऑफ फैक्ट्स है जिसके बेस पे आपका पूरा केस खड़ा है। केस किस बेसिस पे खड़ा है? आपके कोई सिविल राइट, आपके कोई हक को किसी ने वायलेट किया है, आपके हक को किसी ने नुकसान, किसी ने क्षति पहुंचाई है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपके घर जो है उसके अंदर कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर दे, यानी कि घर आपका है और किसी और ने आके उसमें कंस्ट्रक्शन कर दी, तो ये क्या हुआ? आपकी राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन हुआ, आपके हक की वायलेशन हुई। तो ये जो सारे बंडल ऑफ फैक्ट्स हैं, कब कंस्ट्रक्शन हुई, किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन है नहीं है, जो भी, ये सारे बंडल ऑफ फैक्ट्स आपका कॉज ऑफ एक्शन बन जाते हैं। और ये कॉज ऑफ एक्शन की ही लिखित में स्टेटमेंट जब आप देंगे एज व्हाट? एज प्लेंटिफ। तो जो फाइल करता है वो कौन होता है? प्लेंटिफ। तो वो डॉक्यूमेंट को हम कहेंगे एक प्लेंट। अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कि हमने जो प्लेंट फाइल करनी है कोर्ट के सामने, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सी, द ऑब्जेक्ट इज सिंपली टू स्टेट ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू सीक असिस्टेंस ऑफ अ कोर्ट। तो हम कोर्ट की इंटरफेरेंस इनवाइट कर रहे हैं, तो वी बेटर हैव आधार या ग्राउंड के हम किस बेसिस पे कर रहे हैं। कोई लीगल बेसिस भी है या मॉरल बेसिस ही है, या फिर लगता है कि बूढ़े आदमी को लगता है मेरे किसी बच्चे ने पैर नहीं छुए, आई एम हाईली ऑफेंडेड, आई जस्ट वांट टू फाइल अ केस। दोज आर नॉट लीगल ग्राउंड्स, दोज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अगर एग्जाम्पल मेरे पुराने वाला लें तो अगर मेरे घर पे कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, दैट इज अ लीगल ग्राउंड, बिकॉज दैट इज अ वायलेशन ऑफ वन ऑफ माई राइट्स। तो उसका मैं समाधान ले सकता हूं। तो यही ऑब्जेक्टिव है कि एक तरह से आप कोर्ट की इंटरफेरेंस चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर में, और हेंस उसके लिए आप ग्राउंड्स स्टेट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेक्शन 26 पे। सेक्शन 26 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता है। जो अर्लियर मेरा पॉइंट था उसको एक तरह से सब्सटैंशिएट करता है। क्या? सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात करता है। उसमें वो सेक्शन 26 का क्लॉज 1 कहता है कि every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। तो इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले कहता है every suit shall be instituted by the presentation of a plaint, यानी कि जब आप कचहरी के सामने, प्रेजेंटेशन मतलब आप कचहरी के सामने, अब चाहे ऑफिसर को दें किसी और को दें, कचहरी के सामने आप जब प्रेजेंट करते हो अपने क्या? प्लेंट को, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, देन a suit is considered to be instituted। अच्छा, फिर आता है in such other manner as may be prescribed। तो ये जो दूसरा मैनर या दूसरी चीजें हैं, ये है फॉर एग्जाम्पल आपकी डाइवोर्स पिटिशन। आपने कभी नोटिस किया होगा, हमेशा उसे, अगर कोई पर्सन डाइवोर्स सीख करना चाहता है अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, तो वी डोंट यूज द वर्ड प्लेंट, वी यूज द वर्ड पिटिशन। वाई? बिकॉज ये जो हमारी सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेक्शन 26 है, उसके अंदर आता है। नाउ कमिंग बैक टू प्लेंट। तो अच्छा, प्लेंट का एक और है सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 में, वो ये कहता है कि इट शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। तो मतलब साथ में एफिडेविट लगना बहुत जरूरी है जब आप एक
सिविल सूट की शुरुआत कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले कौन सा ऑर्डर ऐसा है, बिकॉज सीपीसी में वी हैव सेक्शंस एंड देन वी हैव ऑर्डर्स, तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो स्पेसिफिकली प्लेंट से डील करता है? सी सेक्शन 6 जो है वो तो प्लीडिंग से पूरा डील करेगा, प्लीडिंग से अंदर प्लेंट रिटन स्टेटमेंट दोनों ही आ जाता है, बट लेट्स कीप दैट असाइड फॉर अ मिनट। प्लेंट से डील करता है हमारा ऑर्डर 7। हमारे ऑर्डर 7 में वी हैव अराउंड 18 रूल्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट रूल है विच इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट, दैट इज कि एक प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट आर द पर्टिकुलर्स विच शुड बी देयर इन योर प्लेंट। बिकॉज हम अब जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ऐसी चीजें हैं जो होनी ही चाहिए। जब आप कोर्ट के सामने कोई मैटर फाइल करने जा रहे हो और आपने प्लेंट फाइल करना है, तो ऐसी पर्टिकुलर चीजें हैं जो होनी चाहिए, वो स्पेसिफाइड है अंडर व्हाट, अंडर ऑर्डर 7 रूल 1। नाउ सबसे पहले पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन अ प्लेंट में आता है नेम ऑफ कोर्ट इन विच सूट इज ब्रॉट। फर्स्टली आप देखेंगे कभी भी आप किसी लॉयर की अगर वो खोल के देख लें, प्लेंट का कोई फॉर्मेट देख लें, तो सबसे पहले लिखा होगा इन दी कोर्ट ऑफ, या फिर लिखा होता है बिफोर दी ऑनरेबल। सो सबसे पहली चीज यही है, आपने किस कोर्ट के सामने अपना प्लेंट फाइल करना है वो आपके प्लेंट के बिल्कुल हेड पे होना चाहिए। देन द सेकेंड थिंग इज नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ। आप कौन है, आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हैं, ऑल दीज डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पता भी चलना चाहिए कि किसने फाइल किया है। अच्छा मान लीजिए मेरे अगेंस्ट किसी ने केस फाइल करना है, किसी ने सूट फाइल किया, लेट्स से फॉर डेफेमेशन, मुझे पता होना चाहिए ना किसने किया है, सो दैट मैं भी अपना केस उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकूं। थर्ड चीज जो आती है उसमें आता है नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टेन। यानी कि जितना भी आपको डिफेंडेंट का पता है, उसका नाम, कहां रहता है, वो सब आपका प्लेंट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। फोर्थ, where the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement as to that effect। अगर मान लीजिए मैं प्लेंटिफ हूं एक पर्टिकुलर केस में, लेकिन आई एम अ माइनर, सी माइनर के भी राइट्स तो होते हैं, और वो सिविल राइट्स जब वायलेट हो जाएं, इवन दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग लाइक दैट, बट उसके राइट्स, और जब वो राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो यूजुअली माइनर का एक नेक्स्ट फ्रेंड फाइल करता है। तो अगर कोई पर्सन माइनर है तो अ स्टेटमेंट एज टू दैट इफेक्ट मस्ट ऑल्सो कंपनी हमारा क्या, हमारा प्लेंट। नाउ फिफ्थ, the facts constituting the cause of action and when it arose. This is one of the most important things to know when to file a plaint. तो cause of action को कई बार डिफाइन किया गया है, कई जजमेंट्स में भी डिस्कस किया गया है। cause of action sometimes is simply considered to be a bundle of facts which constitute the actual or the real issue of the प्लेंटिफ और बिटवीन पार्टीज। यानी कि वो पर्टिकुलर बंडल ऑफ फैक्ट्स या फैक्ट भी कह सकते हैं जिसके कारण ये सारी जो महाभारत है बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वो शुरू हुई। सो फॉर एग्जाम्पल कॉज ऑफ एक्शन का हमने साथ में ये भी कहा था व्हेन इट अरोज। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक डेफेमेटरी लेटर आता है। डेफेमेटरी लेटर यानी कि कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसा किसी ने पत्र लिख दिया या फिर मान लीजिए किसी ने पोस्टर डाल दिया जिसमें मेरी मानहानि की जा रही है, मेरे बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है। अब इस चीज और इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में मेरा कॉज ऑफ एक्शन कब बनेगा, जब वो जो पर्टिकुलर लेटर है या वो पर्टिकुलर पोस्ट है या फिर जो पर्टिकुलर पोस्टर है वो बाकी लोगों ने देखा और उनकी नजरों में मेरी इज्जत गिर गई। तो मेरा कॉज ऑफ एक्शन जो होगा वो इन बंडल ऑफ फैक्ट्स के अराउंड ही चलेगा। तो नेचुरली मुझे उसके साथ उसकी बैकग्राउंड भी देनी पड़ेगी, वेदर देयर इज एनमिटी बिटवीन मी एंड दैट अदर पर्सन और नॉट, और जो भी है। सो ये सारे बंडल ऑफ फैक्ट्स क्या बन जाएंगे, मेरा एक कॉज ऑफ एक्शन। प्लस एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने डेफेमेशन का एग्जाम्पल दिया, वायलेशन ऑफ राइट्स
का एक जो आइडिया है वो एटलीस्ट होना चाहिए उसमें, यानी कि मेरे कोई लीगल राइट्स वायलेट होने चाहिए एक और पर्सन के एक्ट से, क्योंकि अगर मेरे कोई लीगल राइट वायलेट नहीं होते और मैं प्लेंट फाइल कर रहा हूं फिर भी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कल को मेरा जो सूट है या मेरा जो प्लेंट है उसे रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। रिजेक्शन के लिए वील हैव अ सेपरेट वीडियो, तो आई विल बी डीलिंग विद दैट लेटर। सो कॉज ऑफ एक्शन को समझना बहुत जरूरी है, इवन दो इट हैज नॉट बीन लेट्स से डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, बट again it is one of the most important things, or when it arose is also one of the most important things. Then comes facts showing the court has jurisdiction. See, jurisdiction आपकी टेरिटोरियल हो सकती है, टेरिटोरियल यानी कि एक एरिया वाइज हो सकती है, पेक्यूनरी हो सकती है, पेक्यूनरी यानी कि मनी वाइज भी हो सकती है आपकी जुरिस्डिक्शन। देन आपकी जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक पर्टिकुलर कोर्ट है, उसका फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं सर्टेन कोर्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली नारकोटिक्स के मैटर डील करती हैं इन डिफरेंट स्टेट्स। यू हैव स्पेशल कोर्ट समटाइम्स फॉर पॉक्सो केसेस, तो ये सारी सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे होती है, सब्जेक्ट मैटर बीइंग पॉक्सो और ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो हमारी सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन वाला पॉइंट को क्लियर कर देगी। देन पेक्यूनरी यानी कि मनी वाइज अगर कोई निर्धारित अमाउंट है कि कहा हुआ है किसी रूल में क्या इतने अमाउंट के नीचे हैं ऊपर, एक इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाएंगे और दूसरी पर्टिकुलर कोर्ट में जाएंगे, देन इट्स अ पेक्यूनरी। टेरिटोरियल में यूजुअली क्या आता है, फॉर एग्जांपल मेरा जो घर है उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जिसके भी अंडर है, वहां पे अगर मेरे घर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है, मेरे राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट होता है, तो मेरे को जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसी के पास जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी का चंडीगढ़ में कोई वायलेशन हो रही है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर इवन वहां पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है रिगार्डिंग एनी डेफेमेटरी केस और डेफेमेशन केस ऑफ डेफेमेशन, तो वो पर्सन चंडीगढ़ ही वहां पे जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात, एक तो कॉज ऑफ एक्शन ही उस पर्टिकुलर एरिया में अराइज हो गया, राइट। सो दिस इज द बेसिक रूल कि हाँ, आपका जहां पे जुरिस्डिक्शन है कोर्ट उसी को ही अप्रोच करना है, आपने दूसरी जगह नहीं जाना। अगर मेरी प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, केस सारा चंडीगढ़ में, प्रॉब्लम सारी चंडीगढ़ है, आई एम नॉट सपोज टू गो टू दिल्ली टू सॉर्ट दैट आउट, बिकॉज दिल्ली वाला कोर्ट की जो ऑर्डर भी होगा उसको इफेक्ट में लाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो दीज आर वन ऑफ द रीजंस दैट jurisdiction has to be specified. Now, most important, the relief which plaintiff claims. तो हमने ये तो जान लिया कि प्लेंटिफ है, वो एक प्लेंट फाइल करता है। अब आपने बता दिया हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है, राइट, मेरे अगेंस्ट मानहानि हुई वगैरह वगैरह, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को चोट लगी है। तो अब चोट लगी है आपको तो मरहम भी आप ही बताएंगे, कोर्ट को सजेशन ही आप ही देंगे कि हाँ मुझे क्या मिलना चाहिए, मैं क्या डिजर्व करता हूं, या फिर मैं इस कोर्ट से क्या चाहता हूं। तो ये रिलीफ जब भी आप लास्ट में देखेंगे किसी भी प्लेंट, किसी भी एडवोकेट की अगर आप प्लेंट दिखा देना, जो आपकी प्रेयर होती है, जो प्रेयर फॉर रिलीफ होती है, वो हमेशा लास्ट में होती है। उसमें लोगों ने इंटरेस्ट मांगा होता है, वेरियस अदर थिंग्स, मेंटल एग्नी, ये वो बड़ा कुछ होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड देयर। हेंस अगेन रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज टू बी सॉट स्पेसिफिकली। देन हमारा आता है where the plaintiff has allowed, set off or relinquished a portion of his claim, the amount allowed or relinquished. तो कई बार क्या होता है कि मैंने किसी से 10,000 लेने थे बट उसने मेरे से 5,000 लेने थे, तो हमने क्या किया, ये दोनों पर्टिकुलर अमाउंट्स को सेट ऑफ कर दिया। तो कितने बच गए, 5,000 लेने, क्योंकि 5,000 तो मैंने भी उसे देने थे ना। तो अगर मैंने कोई सेट ऑफ वगैरह अलाउ किया है तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक चीज बता देनी है प्लेंट के अंदर ही कि मैंने सेट ऑफ अलाउ किया है। या फिर मैंने अगर कोई पोर्शन को कहा है कि छोड़ो से, रिलिंक्विश करना इज बेसिकली लीव इट, कोई नहीं, आई डोंट वांट टू क्लेम दैट। सो अगर मैंने कुछ रिलिंक्विश किया है, मैंने कोई अमाउंट सेट ऑफ करी है, उसके रिगार्डिंग भी सब कुछ स्पेसिफाइड होना चाहिए। देन statement of the value of subject matter of suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admits. तो जो हम रिलीफ सीख कर रहे हैं, कई बार मनी वाइज रिलीफ जब सीख कर रहे हो, या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है, मेरी प्रॉपर्टी का प्राइस या ऑल दीज अदर फैक्टर्स, ये स्टेट करना भी बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि इन्हीं के आधार पे आपकी क्या कैलकुलेट होगी, आपकी कोर्ट फीस। तो जब आपकी कोर्ट फीस जिस बेसिस पे कैलकुलेट होनी है, तो उस बेसिस को वहां पे आपको प्लेंट में स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। Hence, we conclude the part of what are the particulars in a plaint. तो अब इसके बाद मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि हाँ, जो हमारा प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग कंप्लेंट है वो कहाँ पे है। तो हमारा प्रोसीजर फॉर एडमिटिंग कंप्लेंट इज अंडर रूल 9। तो जब भी आपने प्लेंट देना है, एक तो आपका प्लेंट के साथ एफिडेविट होना चाहिए, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी सेपरेट एक शीट पे आपने बताने हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं साथ में दे रहा हूं। एक और चीज याद रखनी है, जो एक प्लीडिंग्स का ही रूल है कि प्लेंट है उसमें आपने फैक्ट्स ही करने हैं। आपने ऑलरेडी लॉ नहीं बताना शुरू कर देना, आपने फैक्ट्स जो आपके एक्चुअल केस के फैक्ट्स हैं वो ही करने हैं, आपने बीच में मिर्च मसाले नहीं डालने। एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट यू stay on point and not divulge other information which is irrelevant for deciding a particular matter. With that, I conclude this video. Thanks a lot for watching, and please do like, share, and subscribe my videos. Thank you.